हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट का एक चैप्टर ओरल बिजनेस कम्युनिकेशन को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है उसमें कई सारे टॉपिक्स आपको समझने हैं। सारी बातें सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी, बस आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ सकें। जितने भी टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं, तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, बस आप वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं ओरल कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओरल बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले समझ रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। ओरल कम्युनिकेशन के बारे में आपको वैसे पहले की वीडियोस में भी बताया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हल्का सा आपको बताया जाए तो मौखिक संप्रेषण या ओरल कम्युनिकेशन जब हम मुख से बोलकर किया जाने वाला संप्रेषण मौखिक संप्रेषण कहलाता है। मतलब मौखिक संचार या संप्रेषण कौन होता है, तो जब हम मुंह से बोलकर कोई संप्रेषण करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, तो उसको कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें लिखित चीज़ें शामिल नहीं हैं। कहने का मतलब बस यहाँ पे बिल्कुल साफ है मतलब जब हम फेस टू फेस होते हैं, जब हम आमने सामने होते हैं वक्ता और श्रोता, तो ओरल कम्युनिकेशन के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है नॉर्मली। साथ में ही कॉल पर हम बात कर रहे हैं तो ये भी एक तरह का क्या है, ओरल कम्युनिकेशन ही है। मतलब इसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं और मेनली मुंह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मुख से बोलकर हम यहाँ पे संप्रेषण या संचार करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं मुख से बोलकर। तो ये कहलाता है ओरल कम्युनिकेशन। ये एक प्रभावकारी माध्यम है। ठीक है, जितने भी कम्युनिकेशन है जैसे कि सांकेतिक, लिखित, तो उसमें अगर हम देखें तो इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है मौखिक संप्रेषण का। एक बात ध्यान देना, एग्जाम में हो सकता है संप्रेषण भी लिखा आ जाए या संचार लिखा हुआ आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इंग्लिश में वैसे दोनों का मतलब कम्युनिकेशन ही है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बार मौखिक संप्रेषण संबंधी कुछ सामान्य सुझाव की। देखिए दोस्तों, बिजनेस में अगर हम बात करें तो मौखिक संप्रेषण जो होता है वो एक अच्छे तरीके से होना चाहिए। नॉर्मली अगर हम डेली लाइफ में बात करें तो हर जगह अगर हम देखें तो मौखिक संप्रेषण सही से होगा, तभी जितनी भी चीज़ें हैं वो सही से होंगी। मतलब मौखिक संप्रेषण सही से होगा तभी आप मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं वो और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है अगर आपका मौखिक संप्रेषण बहुत सही है। लेकिन बिजनेस में इसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। जैसे कि हम जानते हैं व्यवसाय में अगर एक व्यक्ति सही से बातचीत नहीं कर पाएगा, मौखिक संप्रेषण सही से नहीं कर पाएगा, तो कई सारी दिक्कत सामने आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ सामान्य सुझाव दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर है कि शब्दों के चयन में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब जब हम मौखिक संप्रेषण करते हैं, जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें हमें शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो सही हों उस समय बातचीत के दौरान। किसी बेकार शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो वहाँ पर उपयुक्त ना हो। इसके साथ ही सामान्य गति से, मतलब ये जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हमें सामान्य गति से बोलना चाहिए। मौखिक संप्रेषण ओरल कम्युनिकेशन के तहत हमारी जो स्पीड होगी बोलने की, वो एक नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए, सामान्य गति होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं और सामने वाला हमारी बात को समझ भी नहीं पा रहा है। और या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम बहुत लाउड बोल रहे हैं जिससे कि सामने वाला सही से मतलब सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, सामान्य गति से आपको बातचीत करना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी होता है। इसके साथ ही ज़्यादा बोलने की जो प्रवृत्ति है ये आम तौर पर घातक साबित होती है। मतलब हमें थोड़ा कम बोलना चाहिए। कम का मतलब हाँ, हमें लिमिट में बोलना चाहिए। जो भी बातें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एक लिमिट में बोलना चाहिए। इसके साथ ही नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर से सुनने वाला असहजता महसूस करता है। जैसे कि जो वक्ता है अगर वो कम्युनिकेशन कर रहा है, अगर वो कुछ बोल रहा है, तो उसे अपना बॉडी लैंग्वेज भी सही मेंटेन रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बोलते बोलते लेट जा रहा है या बोलते बोलते अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको बहुत अलग तरीके से पेश कर रहा है। तो इससे जो सामने सुनने वाला है उस पर एक गलत प्रभाव पड़ेगा या वो आपकी बात को सही से सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। जब कोई बोल रहा हो तो बीच में उसकी बातों को नहीं काटना चाहिए। तो इसके साथ एक सुझाव ये भी है कि ओरल कम्युनिकेशन में बीच में बातों को काटना नहीं चाहिए, धैर्य से सुनना चाहिए, उसके बाद सुनने के बाद ही सही से रिप्लाई करना चाहिए। इसके साथ ही बातचीत के दौरान ऐसे शब्दों से बचें जिनके अर्थ के बारे में आप निश्चित नहीं, जिनके अर्थ के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन शब्दों का प्रयोग आप ना करें। अब देखिए दोस्तों,
मौखिक संप्रेषण के यानी कि ओरल कम्युनिकेशन के बहुत लाभ हैं, ठीक है। और लाभ के कारण ही आज हमारे सामने ये चैप्टर अच्छे से पेश किया गया है, ओरल बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये लाभ की वजह से ही है ना, क्योंकि इसके लाभ बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लाभ को दर्शाया गया है और उसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है, यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो लाभ की अगर हम बात करें ओरल कम्युनिकेशन की, तो इसमें एक बड़ा लाभ ये है कि पुनः संप्रेषित किया जाना। जैसे कि अगर कोई वक्ता है वो कुछ बात बता रहा है, कोई संदेश दे रहा है, तो ऐसे में अगर सामने वाला जो श्रोता है अगर वो कोई बात सही से नहीं सुन पाता या नहीं समझ पाता, तो ऐसे में जो वक्ता है वो अपनी बात को दोबारा कह सकता है आसानी से, ठीक है। इसके साथ ही वक्ता जो है वो अपने संदेश के संबंध में भ्रम की स्थिति को तुरंत स्पष्ट कर सकता है। जैसे कि जो एडवांटेज है एक ओरल कम्युनिकेशन का वो ये है कि अगर वक्ता की बात को कोई गलत समझ लेता है, तो वक्ता उसकी जो भी भ्रम है उसको तुरंत ही स्पष्ट कर देता है। वो बता देता है कि आप इस चीज़ को गलत समझ रहे हैं या ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी होगी, तो वो समझा सकता है। इसके साथ ही वक्ता का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, जो प्राप्त करता है, जो श्रोता है, उसके ऊपर वक्ता का प्रभाव ये पड़ता है कि कई बार प्राप्तकर्ता या श्रोता अपने डिसीज़न बदल लेता है। कई बार आप कई सारी शॉप्स पर जाएँगे और वहाँ पर जो शॉपकीपर होता है वो आपसे इतनी अच्छी तरीके से बात करता है, तो आप कई बार ऐसे में आप उसका सामान खरीद लेते हैं। हो सकता है कि आपका सामान खरीदने का मन नहीं है या आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है या आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन अगर जो वक्ता है, जो शॉपकीपर कह लो या कोई भी व्यक्ति है, बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहा है, तो ऐसे में आप अपने विचार को बदलने के लिए मजबूर भी हो जाते हो। कई बार मजबूर नहीं होते, लेकिन वॉलंटरीली खुद ही आप अपने विचार को थोड़ा बदल लेते हो, ठीक है। तो जो वक्ता होता है उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। लाइक बहुत सारे जो मोटिवेशन स्पीकर हैं, अगर हम उनकी बातें सुनते हैं तो हमारे अंदर एक प्रभाव आता है, हमारे जो नेगेटिव जो विचार होते हैं उसमें बदलाव आ जाता है। तो ये क्या है, वक्ता का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरह जो कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन, इसका एक ये भी लाभ होता है। मौखिक संदेश लिखित संदेश की बजाय अल्प समय में प्रसारित किया जा सकता है, मतलब कम समय में फैलाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, जो मौखिक संदेश है उसे हम जल्दी फैला सकते हैं। इसके साथ ही जो मौखिक संचार है इसकी एक विशेषता है, एक बड़े समूह के साथ एक साथ संवाद। देखिए, हम एक बड़े समूह के साथ एक साथ संवाद कर सकते हैं, एक साथ बात कर सकते हैं, इसका एक बड़ा एडवांटेजेस ये है। इसके साथ ही कागजी कार्यवाही से बचाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लिखित संचार का उपयोग करेंगे तो लिखित संचार में टाइपिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो कागजी जो कार्यवाही हैं उससे बचाता है। पारस्परिक संबंधों में सुधार होता है। बोलचाल से क्या होता है, जो पारस्परिक संबंध हैं वो उसमें सुधार होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके साथ ही कार्यस्थल पर सकारात्मक और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देता है। मतलब जो ऑफिसेज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन के द्वारा क्या होता है, एक सद्भावना बनाई रखी जाती है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। तो ऐसे वो थोड़ा बहुत फ्रेंड या ऐसे जो भी है फ्रेंडशिप वगैरह वो बनती है, दोस्ती होती है आपस में, जो कार्यालय में कर्मचारी हैं उनके बीच। तो बोलचाल से ही होती है वो। तो ओरल कम्युनिकेशन से एक अच्छी भावना या एक पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट है वो भी बना रहता है ऑफिस में। तो ये ओरल कम्युनिकेशन की वजह से ही है। तो ये सारे एडवांटेजेस थे ओरल कम्युनिकेशन के। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन हमें सीमाओं पर उतना फोकस नहीं करना। यहाँ पे हमें अभी लाभ पर ही इतना ध्यान देना है। वैसे इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि स्थायी अभिलेख के रूप में हम इसको उपयोग नहीं कर सकते। स्थायी अभिलेख का मतलब है आगे अगर हम चाहें कि जो हमारे बीच बातचीत हुई है इसे कल को हम सबूत के तौर पर यूज़ कर पाएँ, तो बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं कर सकते, ठीक है। और जो अभिलेख होते हैं, जो लिखित चीज़ें होती हैं, वो 100 साल बाद भी आपको मिल जाएंगी, 1000 साल बाद भी आपको मिल सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो मौखिक चीज़ें हैं वो एक बार जो हमने बोल दिया, जो चीज़ हो गई तो हो गई, उसका साक्ष्य फिर हमें नहीं मिलता। इसके साथ ही यदि वक्ता बोलने में कुशल नहीं है तो उसका फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा ऑडियंस पर। इसके अलावा कई बार जो कार्यालय होते हैं, जो ऑफिसेज़ वगैरह होते हैं, उसकी दृष्टि से भी ये कई बार उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि ऑफिस वगैरह में ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो ऑफिशियली होती हैं, आधिकारिक चीज़ें होती हैं, तो वो रिटन में ज़्यादा होती हैं। तो मौखिक संप्रेषण को नॉर्मली वहाँ पे इतना उपयुक्त नहीं माना जाता। हालांकि अभी मैंने बताया कि कार्यालय में एक अच्छी भावना बनाता है, आपस में जो कर्मचारी होते हैं वो बातचीत करते हैं तो एक अच्छी सद्भावना बनती है। लेकिन फिर भी जो ऑफिस वर्क होता है उसमें मौखिक संप्रेषण की बजाय लिखित संप्रेषण को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि लिखित चीज़ें वहाँ ज़्यादा होती हैं। इसके साथ ही जो भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है इससे,
देखिए दोस्तों, कई बार मौखिक संप्रेषण से भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी बात को तोड़ मरोड़ कर बताए, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत बदलाव करके अगर बता दे, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मतलब भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है इससे। तो इसकी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी लाभ पर हमें फोकस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर कि मौखिक संप्रेषण के हमने लाभों को देखा। तो इस तरह हम ओरल कम्युनिकेशन को देखते हैं कि बिजनेस में ओरल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा महत्व है। लिखित का भी है वैसे, लेकिन आज के इस वीडियो में हमें ओरल कम्युनिकेशन को ही समझना है। और इसी से आगे हम बढ़ रहे हैं और बात करते हैं अब हम मौखिक प्रस्तुतिकरण की, ओरल प्रेजेंटेशन की। अब ये क्या है, तो इसको एक बार आप समझ लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के इस वीडियो का। तो हमने बात कर लिया ओरल कम्युनिकेशन की, अब हम बात कर रहे हैं ओरल प्रेजेंटेशंस की। प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन संचार का एक तरीका है जिसका उपयोग कुछ परिभाषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसी नए उत्पाद को पेश करने या उसका विपणन यानी कि व्यापार करने, नई व्यावसायिक योजनाओं पर चर्चा करने या किसी रिपोर्ट का विश्लेषण करने के लिए एक प्रस्तुति दी जा सकती है। एक प्रभावी प्रस्तुतकर्ता बनने के लिए व्यक्ति को सटीक तरीके से लिखने, जानकारी को व्यवस्थित करने और दर्शकों के सामने आत्मविश्वास से बोलने में सक्षम होने का कौशल विकसित करना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है प्रस्तुतिकरण की, यानी कि प्रेजेंटेशन। क्या पहले इसका मतलब क्या होता है इसे समझ लो। देखो, हिंदी में इसे प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं प्रेजेंटेशन को, और प्रस्तुति भी कहते हैं। सिर्फ प्रस्तुति भी कई बार कह देते हैं प्रस्तुतिकरण को, तो कि चाहे आप प्रस्तुतिकरण कह लो चाहे प्रस्तुति कह लो, बात एक ही है यहाँ पर। अब यहाँ पे बात को समझिए। प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या है, पहले ज़मीनी स्तर पर ये समझ लो। देखो, कॉलेज वगैरह में मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में आपने कई बार प्रेजेंटेशन दी होगी, नहीं भी दी तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, प्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है या आपको कोई टॉपिक चूज़ करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, आप क्या करते हो, एक टॉपिक चूज़ कर लेते हो और उस टॉपिक को चूज़ करने के बाद पूरी क्लास में आप मतलब जहाँ पर मतलब ब्लैक बोर्ड वगैरह होता है, जहाँ पे वाइट बोर्ड वगैरह होता है, तो वहाँ पर आप खड़े होकर, जहाँ टीचर की जगह होती है वहाँ पर आप खड़े होकर उस टॉपिक के ऊपर बात करते हो। ठीक है, मतलब आपके सामने सारे आपके फ्रेंड्स, दोस्त और जो टीचर हैं वो बैठ जाते हैं, बाकी आप उस टॉपिक पर पूरी क्लास में खड़े होकर बोलते हो। यही होती है प्रेजेंटेशन। ठीक है, हालांकि इस प्रेजेंटेशन के दौरान हम लोग क्या क्या बातें करते हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन को हम थोड़ा टेक्निकल भी बना देते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, जो क्लास में प्रोजेक्टर लगा होता है ऊपर, स्मार्ट क्लास के नाम से बहुत लोग जानते हैं, तो क्लास में बहुत बहुत सारी क्लास में, स्पेशली कॉलेज वगैरह में, हर क्लास में आप देखोगे प्रोजेक्टर लगा होता है। ठीक है, तो हम लैपटॉप से कनेक्ट करके जो हमने पीपीटी वगैरह बनाई होती है, और फिर उसको हम प्रोजेक्टर के माध्यम से शो करते हैं अपने जो दोस्त हैं या हमारे जो सामने वाले जो सुनने वाले व्यक्ति हैं हमारा लेक्चर, उनको हम दिखाते हैं। और यही होती है प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। आई होप इसका मतलब आप समझ गए होंगे। प्रस्तुतिकरण में यही होता है कि हम सामने बैठे कुछ सदस्यों को, कुछ मेंबर्स को कुछ बात समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा, जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो एक व्यक्ति खड़ा होकर मीटिंग्स में प्रोजेक्टर के माध्यम से या किसी भी तरह से कुछ बात समझाने का प्रयत्न करता है, किसी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयत्न करता है। तो वही होती है प्रेजेंटेशन, वही होता है प्रस्तुतिकरण। कई बार कई सारे मॉडल्स, कई सारे जो डिज़ाइंस होते हैं उनको प्रेजेंटेशन के द्वारा पेश किया जाता है बिजनेस में। तो व्यवसाय के अंतर्गत अगर हम देखें तो व्यवसाय में भी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली ओरल प्रेजेंटेशन। ठीक है, मौखिक प्रस्तुतिकरण हम व्यवसाय में बहुत बार देखते हैं। व्यापार से संबंधित मुद्दों के लिए जब कोई मीटिंग वगैरह होती है, उसमें कोई नई योजना बनाई जा रही है, तो उसको प्रेजेंट किया जाता है एक मेंबर के द्वारा या जो भी विशेषज्ञ है उसके द्वारा। तो ये आपको प्रस्तुतिकरण का मतलब समझ में आ गया, किसी चीज़ को प्रस्तुत करना। ठीक है, किसी चीज़ को बताना, समझ में आ गया आपको। इसके साथ ही एक यहाँ पे कहा गया है कि जो व्यावसायिक क्षेत्र है यहाँ पर इसका बहुत महत्व है, कई तरह की प्रस्तुतियाँ यहाँ पर पेश की जाती हैं। इसके साथ ही अगर आपको एक अच्छा प्रस्तुतकर्ता, एक अच्छा प्रेजेंटेटर बनना है, आपको एक अच्छा प्रस्तुतकर्ता बनना है, तो उसके लिए आपको सटीक आपके पास कई सारी सटीक जानकारी होनी चाहिए, लिखना आना चाहिए आपको, अच्छे से व्यवस्थित जानकारी आपके पास होना चाहिए, और इन सबसे भी बढ़कर आत्मविश्वास आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। अगर हम बात करें प्रकारों की, तो यहाँ पे 4 प्रकार के आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, तो मौखिक प्रस्तुतिकरण में 4 प्रकार के हमें प्रेजेंटेशंस या प्रस्तुतिकरण दिखाई देते हैं। ठीक है, एक है इम्प्रोम्प्टू
टू प्रेजेंटेशन, एक है एक्सटेम्पोर प्रेजेंटेशन, स्क्रिप्टेड प्रेजेंटेशन और है मेमोराइज्ड प्रेजेंटेशन। अगर मैं बात करूं ऊपर के दो की तो इन दोनों का ही एक तरह से मतलब है तात्कालिक प्रेजेंटेशन, जो बहुत जल्दी प्रेजेंट कर दिया जाता है जब किसी टॉपिक के ऊपर। और स्क्रिप्टेड प्रेजेंटेशन को आप कह सकते हैं जो लिखित रूप में हो, पहले स्क्रिप्ट तैयार की जाए अच्छे से, उसके बाद प्रेजेंट किया जाए, ठीक है। मेमोराइज मतलब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं याद कर करके, हमें कोई टॉपिक याद आ रहा है तो उसी को हम याद कर करके माइंड में सारी चीज़ें हमने सेव कर रखी हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो ये 4 प्रकार की प्रेजेंटेशन आपके सिलेबस में दी गई थी, मैंने आपको बता दी, बस हल्का सा यहाँ पे आपको बस ऐसे ही प्रकार बताए गए हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इनके नाम इंग्लिश में ही क्यों है, तो हिंदी में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था इनका नाम ढूंढ पाना। एक्चुअली हिंदी में ट्रांसलेट जब हम करते हैं तो दोनों ऊपर के दोनों का ही मतलब तात्कालिक निकल रहा था, तो इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में ही हिंदी करके लिख दिया। तो अगर आप ऐसा भी लिख के आएंगे एग्ज़ाम में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरे ही मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम। इसके साथ ही जो प्रस्तुत, देखो मैं कहीं कहीं पे मैंने प्रस्तुति लिखा है, कहीं कहीं पे मैंने लिखा है प्रस्तुतिकरण। दोनों का मतलब मेरे हिसाब से प्रेजेंटेशन ही है यहाँ पर, ठीक है। प्रेजेंटेशन के लिए मैंने प्रस्तुति शब्द भी यूज़ किया है और प्रस्तुतिकरण भी यूज़ किया है। तो देखिए, किसी प्रस्तुति के 3 भाग होते हैं। अगर कोई प्रेजेंटेशन हो रही है तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रेजेंटेशन में पहले एक प्रस्तुतकर्ता होता है। भाई एक व्यक्ति बताने वाला होगा ना, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला एक व्यक्ति होगा, वो होगा प्रस्तुतकर्ता। और एक सुनने वाले व्यक्ति होंगे, एक भी हो सकता है, कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो सुनने वाले व्यक्ति होंगे, तो प्रस्तुतकर्ता और सुनने वाले व्यक्ति, श्रोता, 2 हो गए। इसके साथ ही जो प्रस्तुतकर्ता जो बात बोल रहा है तो किसी टॉपिक के ऊपर बोल रहा होगा, कोई विषय होगा, कोई विषय वस्तु होगी, तो इसीलिए प्रेजेंटेशन में विषय वस्तु का होना भी आवश्यक है। देखो, हम प्रेजेंट किसी टॉपिक के ऊपर ही करेंगे ना, कोई विषय होना चाहिए हमारे पास, कोई मुद्दा होना चाहिए, तो विषय वस्तु ही है। तो ये 3 भाग होते हैं किसी भी प्रस्तुतिकरण के। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि एक अच्छी प्रस्तुतिकरण की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। जैसे कि एक गुड प्रेजेंटेशन, अगर हम बात करें एक अच्छे फीचर्स क्या होने चाहिए एक अच्छे प्रेजेंटेशन के, तो देखिए दोस्तों, एक अच्छी प्रस्तुतिकरण की कुछ विशेषताएं आपको दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि एक है उद्देश्य। पहले आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। मतलब ये, अगर आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, देखो प्रेजेंटेशन का आई होप मतलब आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंटेशन का मतलब आप यही समझ सकते हैं कि आप किसी टॉपिक को एक बहुत बड़े या 10, 15 या जितना भी ग्रुप हो लोगों का, संख्या कोई मतलब लिमिटेड नहीं है यहाँ पे, बस आप कुछ लोगों के सामने किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही है प्रेजेंटेशन, यही है प्रस्तुतिकरण, ठीक है। इसमें हम यही करते हैं कि कुछ लोगों के सामने हम किसी मुद्दे को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रस्तुतिकरण। अब एक अच्छे प्रस्तुतिकरण की विशेषताओं की मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहली बात है उद्देश्य क्लियर होना चाहिए आपका। आप किस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है, आपकी जानकारी क्या है, ये आपका पहले क्लियर होना चाहिए, तभी आप अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे। इसके साथ ही दर्शक, देखो दर्शकों और उनकी अपेक्षाओं को समझना आवश्यक है। अगर आप अच्छा प्रस्तुतिकरण देना चाहते हैं तो आपको पहले जो आपके दर्शक हैं, जो आपको सुनने जा रहे हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीद हैं, ये भी शामिल हैं इसमें, उसको आपको समझना पड़ेगा। संक्षिप्तता, ये भी एक चीज़ है। देखिए, उद्देश्य हो गया, दर्शक हो गया, और एक आती है संक्षिप्तता। मतलब आप जो कुछ भी प्रस्तुत कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। एक प्रस्तुति 30 मिनट से अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए, जिसमें पर्याप्त समय दिया गया हो। मतलब आपको अगर कोई टॉपिक प्रेजेंट करना है तो आप उसको समराइज़ कीजिए, छोटा कीजिए। छोटा मतलब इतना छोटा नहीं कि बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए, मतलब आपको सारी बातें एक्सप्लेन करनी है, लेकिन कम शब्दों में एक्सप्लेन करने का प्रयास करें ताकि कम से कम समय लगे। स्पेशली अगर आपका कोई बड़ी प्रेजेंटेशन है, आप बहुत ज़्यादा कुछ बातें बता रहे हैं और आपकी प्रेजेंटेशन 1 घंटे से ज़्यादा की हो रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप अच्छे से प्रेजेंट ना कर पाएँ, बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन हो जाएगी और जो दर्शक हैं उनका इंटरेस्ट भी ख़त्म होने लगेगा। तो ऐसे में उन्हीं बातों को आप अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करें, कम से कम यानी कि 30 मिनट के अंदर। इसके साथ ही प्रस्तुति के विभिन्न तत्व प्रस्तुतिकरण विचारों और दृश्यों दोनों की दृष्टि से सुसंगत होना चाहिए। डेटा, चित्र और दृश्य एक अच्छी प्रस्तुति में 4 चांद लगाते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्रस्तुतिकरण हो रहा है उसमें अगर हम विचार ऐड कर दें, कई सारे आइडियाज़ ऐड कर दें, दृश्य, पिक्चर्स ऐड कर दें, जैसे कि हम पीपीटी वगैरह बनाते हैं, कोई फाइल्स वगैरह तैयार करते हैं, उसमें अगर हम पिक्चर्स वगैरह ऐड कर लेते हैं कोई, तो और ज़्यादा वो अच्छे लगने लगती है। तो डेटा
हमारे पास होना चाहिए, कुछ दृश्य चित्र होने चाहिए, तो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हम प्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं और ऐसे में हम कोई रिपोर्ट पेश कर देते हैं कि देखिए ये वाली सन 2023 में ये वाली रिपोर्ट आई थी, या सन 2000 इसमें ये वाली रिपोर्ट आई थी और ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये आंकड़ा इतना इतना है। तो रिपोर्ट जब हम दे देते हैं, कोई डेटा दे देते हैं, तो इससे हमारा जो प्रेजेंटेशन वो और अच्छा हो जाता है। इसके साथ ही डिलीवरी मतलब है यहाँ पर कि किस तरह से आपको पेश करना है। तो प्रेजेंटेशन बनाते समय आश्वस्त रहें, इसे और अधिक रोचक बनाने के लिए इसमें हास्य जोड़ें, मतलब इंटरेस्ट लोगों का, ऐसी चीज़ें जोड़ें। दर्शकों से नज़रें मिलाना और बातचीत में शामिल होना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फीचर्स था, आपको पढ़ना था कि एक अच्छे प्रस्तुतिकरण की क्या विशेषताएं, तो यही यहाँ पर ये सारी विशेषताएं हैं, ये आप देख सकते हैं। डिलीवरी मतलब यहाँ पे क्या अच्छे तरह से आप दें। हालांकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन माध्यम से, तो इसे भी आप एक तरह से प्रेजेंटेशन समझ सकते हैं कि मैं आपको आपके सामने ये वाला चैप्टर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके साथ ही दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रस्तुति की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। प्लानिंग द प्रेजेंटेशन। अब देखिए हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में अब हर एक टॉपिक को समझते जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि अगर हमें प्रेजेंट करना है, अगर हमें प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसकी पहले प्लानिंग होना भी बहुत आवश्यक है। अब वो प्लानिंग होती क्या है, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली कहा जाता है कि जो प्लानिंग है, जो योजना बनाई जा रही है, जो भी योजना वगैरह तैयार की जाती है, वो उसकी एक स्टार रणनीति है, एक स्टार स्ट्रेटजी है। वो क्या है, तो वो 5 फिल्टर से होकर गुजरती है, मतलब वो उसके 5 चरण हैं, 5 चीज़ें उसमें चरणों में शामिल होती है, एक योजना में शामिल होती है प्रस्तुतिकरण की। अब वो क्या है इसको देखिए प्रस्तुतिकरण की योजना में 5 चीज़ें नॉर्मली आप देखेंगे, जैसे कि कौन, क्यों, कहाँ, कब और क्या। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि आप अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप अगर किसी टॉपिक के ऊपर या किसी विषय के ऊपर किसी को लोगों को समझा रहे हैं, दर्शकों को समझा रहे हैं, तो ऐसे में आपको पहले पता होना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जिसके सामने आप जाकर बोलेंगे, जिसके सामने आप प्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन का मतलब फेस टू फेस ही नहीं होता, ऑनलाइन माध्यम से भी प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, लॉकडाउन में बहुत सारी प्रेजेंटेशन ऑनलाइन ही हुई थी, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप इसे फेस टू फेस ही माने, लेकिन हाँ ये माने कि लाइव होता है ये, और आप बस प्रेजेंट कर रहे हो, सामने वाले को किसी टॉपिक को समझा रहे हो, यही है आपकी प्रेजेंटेशन, बस ये इतना समझिए। अब इसमें आप 5 चीज़ें ध्यान दोगे इसकी योजना में, जैसे कि कौन। अब मान लो मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मैं किस बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर। अब मुझे यही चैप्टर पढ़ाना पड़े 12th क्लास के बच्चों को, अगर मुझे यही चैप्टर 12th क्लास के बच्चों को समझाना पड़े, तो हो सकता है मुझे और ज़्यादा डीप में जाना पड़ेगा, क्योंकि और ज़्यादा शब्दों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मुझे समझ आएगा कि 12th क्लास के बच्चे हैं, तो उनका माइंडसेट जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनसे थोड़ा अलग होगा, थोड़ा सा तो कम होगा, या अलग तरीके से वो सोच रहे हैं, तो उनको हमें अलग तरीके से कॉलेज वगैरह के बारे में बताना पड़ेगा, या किस तरह से प्रेजेंटेशन होती है, थोड़ा अलग तरीके से हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मतलब अगर हम अपने जो टारगेट है हमारा, अगर हम उसको नहीं जानेंगे तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको किसके सामने प्रेजेंट करना है, हो सकता है कि आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो आप 50 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों के सामने देंगे। आप मान लो योगा के बारे में बता रहे हो लोगों को, ठीक है, तो आपके सामने जो लोग बैठे हैं उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो 50 साल से ऊपर के हैं। तो आप लोगों को जब ये पता ही नहीं होगा तो कई सारी दिक्कत सामने आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए, पहले योजना बनाते हैं जब हम, कि कौन है हमारे दर्शक, कौन है, उनकी क्या उम्र है, लिंग क्या है, वो जेंडर क्या है उनका, फीमेल है मेल है, या किस तरह के हैं, यानी कि हमारे दर्शक में मेल भी हैं फीमेल भी हैं, तो हमें जो भी बातें बोलनी है वो इस वे में बोलनी है कि सभी को समझ में आए सही से। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना होता है। इसके साथ ही वाई, जो हम प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं भाई, क्या रीज़न है इसके पीछे। जैसे कि यहाँ पे मेरा जो प्रेजेंटेशन है आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसका आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसलिए यहाँ पे ये पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही कहाँ, जो प्रेजेंटेशन हो रही है, जो प्रस्तुतिकरण हो रहा है वो कहाँ हो रहा है ये भी पता होना चाहिए, ताकि हम सुविधाएं देख सकें। ठीक है, मान लीजिए आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं हिमालय की पहाड़ियों में, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वहाँ आप समझ सकते हैं कि वहाँ इतनी सुविधा नहीं होगी कि वहाँ पे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ पाएँ, या वहाँ पे ज़्यादा लोगों के सामने आप प्रेजेंट कर पाएँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा पूरी तरह, तो वहाँ पे सुविधा कम होगी आम लोगों के लिए पहुँच पाना। तो ऐसे में आपको पहले पता होना चाहिए कि कहाँ है, उसी हिसाब से आप माइंडसेट तैयार करेंगे। अगर हिमाचल में ही आपको करना है प्रेजेंटेशन, तो उसी हिसाब से आपका माहौल तैयार होगा, या
आपका जो उद्देश्य है उसी हिसाब से आप जगह भी तय कर लेंगे कि अरे मैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ और स्टूडेंट्स मुझे ज़्यादातर मिल सकते हैं, जैसे कि जो दूसरे जो एरिया है वहाँ पे हमें सेटअप करना चाहिए जहाँ पे लोग स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे हम जगह भी डिसाइड करते हैं। कब जो प्रस्तुतिकरण है भाई वो कब दिया जाना है, ताकि हम एक सही जानकारी रख सकें, हमें कब देना था, हम अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। तो योजना का ये भी एक चरण कह लो, फिल्टर कह लो। क्या इसके साथ ही क्या प्रस्तुत क्या करना है ये भी पता होना चाहिए ना। हम क्या बताने जा रहे हैं, हम किस बारे में बोलेंगे, ठीक है, ये आपको यहाँ ये हमें पता होना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि एक अच्छी योजना बनाने में मदद करती हैं प्रस्तुतिकरण की, प्लानिंग द प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में ये 5 चीज़ें, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कैसे तो नहीं है वैसे इसमें, कौन, क्यों, कहाँ, कब और क्या, ये 5 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब हम बात करते हैं प्रस्तुतिकरण की संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन। देखिए जो प्रेजेंटेशन होता है दोस्तों, से आप नॉर्मली समझ लो स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। जो प्रेजेंटेशन होती है उसकी बनावट में 3 चीज़ें होती हैं शामिल। एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है मेन बॉडी और एक होता है कंक्लूजन, मतलब परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष। कहने का मतलब है जैसे कि अगर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। उसमें इंट्रोडक्शन में हम क्या बातें बोलते हैं, जैसे कि दोस्तों इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा अपने बारे में बता सकते हैं वहाँ पर प्रस्तुतिकरण के दौरान, या जो टॉपिक है हमारा उसको हम थोड़ा सा सामान्य बातें जो भी हैं टॉपिक या विषय से संबंधित उसको बताएंगे। जैसे कि मान लो मैं पॉल्यूशन के ऊपर ही डिस्कशन कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो पहले मैं थोड़ा बता दूंगा कि जैसा कि आज हम देख सकते हैं कि पॉल्यूशन के कारण दिल्ली में कई सारे स्कूलों की छुट्टियाँ दे दी गई हैं। कई सारे स्कूलों को 7 दिन की छुट्टियां दी गई हैं या 2 दिन की छुट्टियां दी गई हैं, या दिल्ली सरकार ने कई सारे मार्क्स भी बांटे हैं। तो मेरे टाइम पे भाई बांटे थे इसलिए मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे सामान्य बातें पहले बताऊंगा, ठीक है, ताकि लोगों की नज़र में आए पहले टॉपिक। लोग कहेंगे हाँ हाँ ऐसा ऐसा तो देखने को मिल रहा है हमें, या ऐसा कह सकते हैं कि आज हम एक रिपोर्ट आई थी, या जो एक रिपोर्ट है या विश्व स्तर की एक संस्था है जिसने रिपोर्ट छापी है कि दिल्ली एक वर्ल्ड में पॉल्यूटेड कंट्री बन चुकी है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे कई सारी जो बातें हैं वो मैं सामान्य बातें आपको बताऊंगा पहले। तो ये होता है इंट्रोडक्शन का पार्ट, परिचय हो गया। फिर मुख्य बात आएगा कि क्या, कैसे, क्यों है वो चीज़, उसमें क्या सुधार हो सकता है। फिर कंक्लूजन में हम सारी बातें समझेंगे, क्या चीज़ें कैसे करनी चाहिए और क्या बदलाव हो सकता है, और हम क्या योगदान दे सकते हैं या क्या कंक्लूजन निकलता है, और जो भी चीज़ें हम वो करेंगे। तो ये होता है प्रस्तुतिकरण का स्ट्रक्चर। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। इसके साथ ही दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रस्तुतिकरण कैसे दें, हाउ टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन। ठीक है, हम प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं, तो ये टॉपिक है आपका यहाँ पर। तो देखिए जो आमतौर पर प्रस्तुतिकरण की जो विधियाँ हैं वो 3 है। ठीक है, 3 तरीके हैं जिससे प्रेजेंटेशन दी जाती है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो इसे जल्दी से समझ लो। पहला है रीडिंग या पढ़ना। यह विधि सुनिश्चित करती है कि किसी प्रस्तुति के सभी बिंदु दर्शकों के सामने प्रस्तुत किए जाएं, लेकिन नुकसान यह है कि व्यक्ति पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करता है और इसलिए दर्शकों के साथ संबंध बनाने में विफल रहता है। कहने का मतलब है एक तरीका है पढ़ना, रीडिंग के द्वारा। ठीक है, रीडिंग होगा यहाँ पे रीडिंग। रीडिंग का मतलब जैसे ये है कि हमने कोई किताब उठा ली, हम खड़े हो गए और किताब उठाकर हम पूरा पढ़ते जा रहे हैं, बस लोग सुन रहे हैं हमारी बातों को, हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं, पढ़ते हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं बस। तो इसमें यही दिक्कत होती है कि जो दर्शक होते हैं, जो सुनने वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ ज़्यादा संबंध नहीं बन पाता है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो पढ़ने में ही थोड़ा ध्यान देता है। तो एक तरीका रीडिंग हो गया प्रस्तुतिकरण का। इसके अलावा याद रखना। याद रखना क्या है, तो यह एक कौशल, ऐसा कौशल है जो हर किसी के पास नहीं हो सकता। इसके अलावा व्यक्ति याद की गई प्रस्तुति को याद करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, और इसलिए कर रहा है या करता है, तो इसीलिए प्रस्तुति के दौरान दर्शकों के साथ बातचीत करने में विफल हो सकता है। देखिए कई बार क्या होता है, याद कर भी, मेमोराइज कर भी प्रेजेंटेशन दी जाती है। जैसे कि बस आप खड़े हो गए, आपके हाथ में कोई नोट नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई भी आप स्क्रिप्ट आपके हाथ में नहीं लिखी हुई, लेकिन आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज है, तो बस आप खड़े हो गए और खड़े हो गए ये बात आप बता रहे हो। तो लेकिन ऐसा करने में आप थोड़ा याद भी तो करोगे ना माइंड में कि हाँ इसके बाद मुझे ये भी बताना है, ये भी पॉइंट बताना है, तो याद करोगे थोड़ा बहुत। तो ये सारी चीज़ें होती है कि याद करके आप जब प्रेजेंटेशन दो, याद करके जब आप कोई टॉपिक समझाओ सामने वाले को, तो ये हो जाता है याद रख कर प्रेजेंटेशन देना। तो ये भी एक तरीका है प्रेजेंटेशन देने का। हालांकि इसमें भी जो प्रेजेंटेटर है, जो प्रस्तुत करने वाला जो व्यक्ति है, वो दर्शकों के साथ हो सकता है बातचीत करने में विफल रहे, क्योंकि कई बार याद करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ऐसे में थोड़ा जो ऑडियंस है उनके साथ इतना अटैचमेंट नहीं हो पाता। इसके साथ ही एक्सटेम्पोर नोट से बोलना। देखिए
यह बात पहुंचाने का सबसे प्रभावी तरीका है कुछ कार्ड ले जाएं जिन पर मुख्य बिंदु लिखे हों। इस तरह की प्रस्तुति सहज, प्रेरक होती है और दर्शकों से जुड़ाव पैदा करती है। ये मेरे जो टीचर थे वो यूज़ करते थे इसको। देखिए इसमें क्या होता है, जो मेरे प्रोफेसर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो यूज़ करते थे इसको। वो क्या करते थे, एक अलग अलग कार्ड लाते थे। कार्ड मतलब ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, वो कार्ड बहुत छोटे ही होते थे। जैसे कि एक नॉर्मली जो नॉर्मल कॉपीज़ हुआ करते थे, रजिस्टर हुआ करता है, तो रजिस्टर का आप आधा मान लो। जो नॉर्मल रजिस्टर होता है उसका आप आधा आधा पेज मान लो, ठीक है, आधा आधा पेज। तो इतना बड़े बड़े उनके पास कार्ड होते थे और वो क्या करते थे, पॉइंट पॉइंट उसमें लिखे रहते थे। कई सारे पॉइंट उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट लिखे रहते थे वो, ठीक है। और वो क्या जब पढ़ाते थे तो एक कार्ड या दो कार्ड को उन्होंने यूज़ में लिया और 1 घंटा पूरा पढ़ाया। मतलब सामान्य बातें कार्ड में थोड़ी थोड़ी लिखी रहती हैं और उसका हिंट लेकर जब आप सारी बातें बताते हो तो इसको हम कहते हैं नोट्स के द्वारा प्रस्तुतिकरण देना, प्रेजेंटेशन देना। ये काफ़ी इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें आप पूरी बात नहीं लिखते, इसमें बस आप हिंट के लिए लिखते हो। इसमें आपको याद करने में भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, बस आपको हल्का सा रिमाइंड करने के लिए आप नोट्स का सहारा ले लेते हो। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, इसमें दर्शकों से जुड़ाव भी बना रहता है। प्रस्तुतिकरण के लिए औपचारिक पोशाक पहने। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसे कि प्रस्तुतिकरण के लिए औपचारिक पोशाक पहननी चाहिए। एक औपचारिक पोशाक पहने, विश्वास रखें, दर्शकों के साथ आंख से संपर्क बनाए रखें, शरीर भाषा सकारात्मक और भाव सुखद होने चाहिए। ये छोटे मुद्दे हैं लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण हैं। तो प्रस्तुतिकरण के लिए ये छोटे छोटे मुद्दे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है तो अच्छी प्रेजेंटेशन से के कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की अभी कि प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण कैसे देना चाहिए। तो उसके 3 तरीके थे, 3 विधियाँ थी। इसको भी हमने अच्छे से समझ लिया। इसके साथ ही दोस्तों प्रस्तुति को दृश्य रूप से समर्थन देने के लिए प्रौद्योगिकी और अन्य मीडिया का उपयोग करना, यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड अदर मीडिया टू सपोर्ट द प्रेजेंटेशन विजुअली। तकनीकी सहायता प्रस्तुति को अधिक रोचक और प्रभावी बनाकर समर्थन करती है। देखिए दोस्तों, जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जब हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी और जो अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका भी यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे प्रस्तुतिकरण को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा दृश्य यानी कि विजुअल्स को अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं, वाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं, चार्ट का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं, मॉडल और वास्तविक वस्तुएं यूज़ करते हैं, तो इससे हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे कि मान लो एक बिल्डर है, वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, मीटिंग हो रही है बहुत बड़े बड़े बिल्डरों की, और वो एक इंजीनियर मान लो जो कि अब एक अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है, ठीक है, बिल्डिंग से संबंधित। तो जब वो एक मॉडल तैयार कर प्रेजेंटेशन देगा तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। पहले मॉडल ही तो बनाया जाता है ताकि सभी व्यक्ति समझ सकें कि घर या जो बिल्डिंग है वो किस तरह से बनकर तैयार होगी। उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें होती हैं, समझ में सारी चीज़ें आती हैं और फिर अपनी अपनी सलाह सभी व्यक्ति दे सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन में मॉडल और वास्तविक जो वस्तुएं हैं अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, हमारा प्रेजेंटेशन काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। कुछ दृश्य चित्र वगैरह यूज़ कर लें, जैसे कि आपको हो सकता है जो वीडियोज़ हैं अगर मैं उसमें चित्र ऐड करता हूं तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हों, या आप कोई ऐसी वीडियो देखते हो जिसमें ज़्यादा मतलब ड्राइंग वगैरह ज़्यादा होता है, लिखे नोट्स से ज़्यादा आपको अगर जो ड्राइंग वगैरह से के माध्यम से जब समझाया जाता है तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वाइट बोर्ड का मतलब कई बार जो ऑनलाइन पे या स्पेशली ऑनलाइन जो प्रेजेंटेशन वगैरह होती हैं या ऑफलाइन भी होती हैं तो उसमें वाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं। वाइट बोर्ड मतलब एक जैसे कि ब्लैंक, ये आपको पेज दिखाई दे रहा है अभी फ़िलहाल यहाँ पे डिजिटली माध्यम में आपको ये वाइट चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। अब अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न है तो ऐसे में मैं यहाँ पे कुछ लिखकर आपको कुछ बोल सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कुछ लिखकर दिखा सकता हूँ। आपने कुछ मुझसे पूछा तो मैं यहाँ पर आपको कुछ लिखकर बता सकता हूँ। जैसे कि मान लो अगर हम लाइव क्लास में होते तो मैं लिखकर आपको कुछ बता सकता था, जो मीटिंग कर रहे होते तो मैं लिखकर बता देता। तो वही होती है वाइट बोर्ड, यही होता है, ठीक है। चार्ट वगैरह का यूज़ करें, कंप्यूटर मल्टीमीडिया का यूज़ करें तो इससे हमारे जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनती है, कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगती है, हमें इंटरेस्ट भी आता है दर्शकों का। तो दोस्तों यहाँ तक हमने काफ़ी सारी बातें कर ली। अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी है यहाँ पर प्रश्न उत्तर सत्र को संभालना। देखिए अब हम जो प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रेजेंटेशन तो हमारी हो जाती है, इसमें प्रेजेंटेशन के बाद प्रश्न भी उठाए जाते हैं। कई सारे जो लोग होते हैं, मीटिंग वगैरह अगर हम होती है, बिजनेस में हम देखें तो बिजनेस में क्या होगा, या नॉर्मली भी लाइफ में भी अगर आप देखो तो प्रेजेंटेशन के बाद कई सारे प्रश्न सामने आते हैं। अब उन प्रश्नों को आपको संभालना होता है, उनका सही से उत्तर देने का आपको प्रयास करना होता है। कई बार जो प्रश्न उठेंगे वो आपके विचारों से अपोजिट उठेंगे, तो आपको भी एक सही मैनर में उसको संभालना है, एक सही उत्तर आपको देना होता है
कि आपका भी मतलब हित बना रहे, आपकी प्रेजेंटेशन का भी जो बातें हैं वो भी सही बनी रहे और सामने वाले को भी इतना ज़्यादा बुरा ना लगे, या आप एक ऐसा आंसर दें जो सेटिस्फाइड हो। तो ऐसे आप संभालने का प्रयास करें, हैंडल करने का प्रयास करें। ये भी एक गुण कह लो, एक फीचर कह लो, एक अच्छी प्रेजेंटेशन का है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने काफ़ी बातें कर ली ओरल बिजनेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत, और अभी हम और आगे बात करेंगे। लेकिन अब अगर हम आगे बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ तक ही वीडियो को स्टॉप किया है। और यहाँ पर हम वीडियो को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में जो भी बातें रह गई हैं, स्पेशली जो टेलीफोन से यूज़ से संबंधित जो बातें हैं, या कॉन्फ्रेंसिंग है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग है, इसको हम जो भी ये टॉपिक्स रह गए हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो आप देख लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट लेक्चर को भी आप ज़रूर देख लें। थैंक यू।